कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकुल सिंघल जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। आज के मतदाता के सभी पाठकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन लोगों तक लेके जा रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस कार्य के लिए। मुकुल जी, एक सवाल है, काफ़ी परिपक्व चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, युवा भी हैं। सवाल ये है कि जो देश की वित्त मंत्री जी ने बजट अभी एक महीना पूर्व लोकसभा पटल पे रखा, उसको कैसा देखते हैं, उसकी समरी कैसा आप देखते हैं सर आप? ये बजट एक परिपूर्ण बजट है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य देश को टॉप 3 इकोनॉमीज़ में लेके जाने के लिए है। इस बजट में आप अगर देखेंगे, उनका वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है वो ओवरऑल ग्रोथ पर है। हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ना देखते हुए लॉन्ग टर्म गोल की तरफ वो अग्रसित कर रहे हैं। और मध्यम वर्ग के लिए जो इन्होंने 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम का प्रपोज़ल लेकर आए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे 80% जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो बाय एंड लार्ज जो बड़ा वर्ग है उसको इसने लाभान्वित किया है। सर, जब ये छूट 12 लाख वाला दिया गया था, सर्विस सेक्टर के लिए 12,75,000 और नॉर्मल 12 लाख रुपया, तो वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि इससे 1 लाख करोड़ का राजस्व का घाटा भी होगा। आपको याद होगा सर? जी जी जी। तो वो राजस्व की भरपाई कैसे होगी? कुछ मतलब आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं? राजस्व की भरपाई करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे आयाम हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जीएसटी का जो राजस्व है वो 1 लाख करोड़ पर मंथ काफ़ी पहले क्रॉस कर गया। हम जब लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी एक्चुअल इनकम दिखाएं, तो उससे हमारी ग्रोथ जीडीपी की जो फिगर्स हैं वो अच्छे से आती हैं। और ये 1 लाख करोड़ रुपए हमारे बजट को देखते हुए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। इसको भरपाई करने के लिए जो जीएसटी पे हमारा इम्पैक्ट आएगा वो इसे कहीं ना कहीं कवर कर लेगा। राइट, मतलब क्या ऐसा माना जाए कि जो छूट होगा उसके पैसे को मध्यम वर्ग बचाएगा तो है नहीं, कहीं कहीं खर्च करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो टीवी ले, फ्रिज ले, व्हाटएवर जो भी करे, तो इनडायरेक्ट वे में उसको जीएसटी देश को मिलेगा सर। बिल्कुल। सर, मैं चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बातों को जो आर्थिक विशेषज्ञ के साथ साथ आम जनता बड़ी वैल्यू देती है जी, तो कम से कम उसको विश्वास, मतलब मैं आपके शब्दों में मैं चाहता हूँ कि इस बजट से देश हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। जी बिल्कुल है। ये तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो सबसे बड़े पैरामीटर्स हम लेते हैं वो जीडीपी लेते हैं। यस। हमारे यहाँ समस्या क्या है कि लोगों की जिनकी इनकम है भी, वो कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए, छुपाने के लिए इनकम पूरी तरह से नहीं दिखाते थे। जब ये इनकम सभी तरह से लोग एक्चुअल बेसिस पे दिखाना शुरू करेंगे तो वो जीडीपी का आंकड़ा जो सच्चाई में है लेकिन वो पेपर पे नहीं आ पाता, वो अपने आप पेपर पे आएगा। राइट। और उन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारा आईएमएफ से भी हमें आसानी से फंडिंग मिलती है और जितने भी वर्ल्ड ट्रेड फोरम्स हैं वहाँ पे भी हमें वरीयता मिलती है। मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था का भी बजट हमें ली जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये शायद मेरे ख्याल से 11 वर्षों के अंदर सबसे बेहतर उनका बजट माना जाएगा वित्त मंत्री जी का। बिल्कुल, ये बड़ा सरप्राइजिंग बजट था। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी हो या हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी हो, सैलरीड क्लास हो, किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बजट आएगा, और वो भी मध्यम वर्ग के लिए। वो भी मध्यम वर्ग के लिए। बिल्कुल। सर, 5 या 10 मिनट हम आपको लेंगे मुकुल सिंह जी। सवाल दूसरा ये भी है कि इस बजट में निवेश, एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। खास तौर से एमएसएमई सेक्टर जो है उसको, चाहे वो छूट हो, चाहे टर्नओवर हो और चाहे उसका और बहुत सारी बेसिक सुविधाएं हों, उसको बढ़ावा दिया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर कितना मजबूत होगा इस बजट से सर? एमएसएमई सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज हम एग्रीकल्चर से मूव कर कर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चल रहे हैं। उस मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है पूरी तरह से एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो एमएसएमई एक्ट के रूल्स पहले से बने हुए थे उनको इनकम टैक्स में लेके आना और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना, ये बड़ा सराहनीय कदम है।
पहले क्या समस्या आती थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो छोटे मझले व्यापारियों से सामान लेते थे और पेमेंट टर्म्स बड़ी ख़राब रखते थे। अब वहाँ पर पेमेंट टर्म्स 15 दिन कर दिया गया, वो फिक्स है जी। तो उस चीज़ से फ़ायदा 15 दिन बिना बिल के और 45 डेज अगर आपका वो एग्रीमेंट है तब। राइट। अगर आपका कोई पेमेंट टर्म पहले से डिसाइड नहीं है तो उस केस में 15 दिन होता है जी। इस चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो लोगों के पास कैश फ्लो की दिक्कत आती थी, जो उनको दैनिक कार्यों के लिए, अपने कारोबार के लिए जो फंड्स बहुत सारी क्रंचेस हो जाते थे, फंड क्रंच, वो नहीं होते, आपका कैश फ्लो अच्छे से चलता है। उसके अलावा बड़े सब्सिडाइज रेट पर बैंक सब उन्हें फाइनेंस दे रहे हैं। मोदी जी ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा था, उस पोर्टल के थ्रू आप सीधे एमएसएमई अगर आप हैं तो आप सीधे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए और बैंक्स आपको खुद अप्रोच करते हैं उसके बाद। और सर जो टर्नओवर है वो भी 500 करोड़ तक का कर दिया गया है। बिल्कुल, कि अगर इतने करोड़ तक का टर्नओवर है तो आप एमएसएमई में आएंगे। जी जी। और 45 डेज वाला सर, जो अगर कोई बड़ी कंपनी नहीं देती पेमेंट तो वो इनकम टैक्स में उसको छूट नहीं मिलती तो वो नहीं मिलेगी, हाँ जी, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाइड। तो इससे एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर मुकुल सिंह जी, स्टार्टअप इस देश में बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। स्टार्टअप के युवाओं को मतलब समझिए बगैर किसी सुरक्षा मानकों को लोन देने की व्यवस्था है, तो देश हमारा कितने तेज़ी से किस तरफ दिशा में बढ़ेगा सर स्टार्टअप के द्वारा? देखिए, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, पिछले 4-5 साल में अगर आप देखेंगे पोस्ट कोविड खास तौर से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भारत में रजिस्टर हुए हैं। इन स्टार्टअप्स की खासियत क्या होती है, ये वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं जो जनरली हम लोग नहीं सोच पाते। आज ही मेरा एक क्लाइंट मेरे पास आया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करा है। अभी वो लड़की बहुत कम उम्र की है, 21 साल की उसकी एज है। उन्होंने बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो बुक्स पब्लिश करते हैं और उनकी बुक्स अगर आप कंप्यूटर से, मोबाइल से स्कैन करते हैं तो वो 3D एनिमेशन में चलती हैं। और इस तरह की जो स्टार्टअप्स आप देखेंगे, ये इंडिया में माइंड बहुत है। पीपल, अगर हम कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत है, तो वो लाइबिलिटी के साथ बहुत बड़ी एसेट भी है। लोग उस चीज़ को नहीं पहचान पाते। मोदी जी ने उस चीज़ की तरफ फोकस करा है। स्टार्टअप्स के लिए बड़े अच्छे अच्छे बेनिफिट्स लाए हैं। वो टैक्स बेनिफिट्स भी हैं। आप अपने 10 में से 3 साल आप टैक्स फ्री करा सकते हैं, जो आप अपनी पसंद से। इस तरह के बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स वो लेके आए हैं और ये बेनिफिट्स कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सर एक सवाल, जनता का सवाल है मुझे। हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ई व्हीकल्स हो, सौर ऊर्जा हो या अंतरिक्ष अभियान हो, सब में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सर कहाँ वजह, क्या वजह है कि रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर होती जा रही है? रुपए की वैल्यू कमज़ोर हो रही है, ये बहुत बात सच है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ की आप करेंसी की बात करेंगे तो सभी डेप्रिशिएट हुई हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न, जिस तरह के अभी आप देखेंगे वर्ल्ड सिनेरियो में इतनी ज़्यादा वॉर है, आप रशिया यूक्रेन की बात करेंगे, आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में अभी 3 फ्रंट पे वॉर चल रहा है। आपका पूरा लाल सागर ब्लॉक है, हुतीज़ वहाँ बैठे हैं। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी आती है। तो जब भी इनसिक्योरिटी आती है तो वर्ल्ड मूव करता है सबसे ज़्यादा सिक्योर करेंसी की तरफ। और सिक्योर करेंसी आज की डेट में डॉलर मानी जाती है। उसके पीछे सीधी सीधी वजह है कि अमेरिका सुपर पावर है। तो उसका इम्पैक्ट है। हम इसको अगर दूसरे तरह से देखें, आप इसे दूसरे तरह से समझिए, डॉलर मजबूत हुआ है, हम कमजोर नहीं हुए। इसी चीज को जब वित्त मंत्री जी ने बोला तो बड़ा उनकी आलोचना हुई। लेकिन हमें चीजों को सच्चाई में समझना पड़ेगा। हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, लेकिन अमेरिका हमसे ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हुए। हम कमज़ोर नहीं हुए। अच्छा, एक सवाल और भी था सर, जो मेरा मेन प्रयास है सर, लोगों के पास मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। इस बजट में वित्त मंत्री जी की पूरी टीम लगी होगी, चाहे वो 500 लोग हों, 1000 लोग हों। आपकी नज़रों में क्या और कुछ छूट गया? अगर ये हो जाता तो ये बजट और बेहतर होता। ये आपकी बातों को हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे सर। देखिए, बजट बड़ा समावेशी बजट था, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे 34 लाख करोड़ के हमारा रिवेन्यू है और 50 लाख करोड़ का हमारा एक्सपेंस है। अभी भी बजट 16 लाख करोड़ है, जो डिफरेंस है।
वो डिफरेंस हम 4% ऑफ द जीडीपी बोलें, हम उसे कैसे भी फंड करें, उसको बढ़ाने के लिए, उस गैप को ख़त्म करने के लिए और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा, हमें अपना वो बेस बढ़ाना होगा जो लोग टैक्स देते हैं। अगर अब अभी हम बात करें, कृषि के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, होना चाहिए किसी सेक्टर में टैक्स। इसमें कृषि के चक्कर में होता क्या है, जो हमारा मजबूर किसान है उसको बेनिफिट नहीं मिलते। यहाँ पर अगर कोई इस तरह की स्कीम मोदी गवर्नमेंट ला पाती है जिसके अंदर वो कोई भी एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दे, वो 10 लाख हो, 15 लाख हो, 25 लाख हो, उससे ऊपर की जो कृषि आय दिखा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगे। जो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही हैं कंपनियां, कॉर्पोरेट फार्मिंग में 500 करोड़ रुपए के प्रॉफिट दिखाए जाते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं है, उनके ऊपर टैक्स आना चाहिए। और जो ट्रस्ट है, आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेजेस की बात करें, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी किसी ना किसी तरह से इन्हें टैक्स लाना चाहिए। कोई एक लेवल डिसाइड करके कर सकते हैं उस चीज़ को। मतलब जो आपने मेन बात बोली, जो कृषि सेक्टर में जो फार्मर है ही नहीं, एक तरह से वो खुद फार्मिंग करते ही नहीं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं। जी। अगर मैं आज बैठ के कोई भी 100 किसानों की जमीन लीज पर ले लूं, यूपी में अलाउड नहीं है, केरल में तो अलाउड है ना। अभी लुलु ग्रुप के चेयरमैन ने तमिलनाडु में करा है, उन्होंने 5000 किसानों की जमीन लीज पर ली है। अब वो किसान फार्मिंग करेंगे, पैसा लुलु ग्रुप के चेयरमैन के पास आएगा और उस पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना। तो इसको शामिल करना चाहिए, ये आपका सुझाव है जी। अच्छा, इसके साथ जो पार्टनरशिप फॉर्म है सर, मैं देखता हूँ कि कंपनी एक्ट के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म बहुत कम हो गई है, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स है, कुछ उस पर छूट की मांग करना चाहिए। एक्चुअली जो हमारी बात भी होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वो चाहते हैं कि चीज़ें सिस्टमिक वे में ज़्यादा चलें। पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारे यहाँ पर इंडिया में सेंट्रलाइज नहीं है। इनफैक्ट हर पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आपकी सारी सेंट्रलाइज एक पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सारी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होती है, तो उससे मॉनिटरिंग में ईजी रहता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप पार्टनरशिप से हटके आप LLP बनाएं या प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, सो दैट चीज़ें सिस्टम में आए। अभी चीज़ें सिस्टम में नहीं आ पाती। पार्टनरशिप वाले में कुछ विजिबल नहीं होता। हाँ, इसी वजह से वो आप उसे डिसएडवांटेज कह लीजिए, या उनका मकसद उसी तरह से है कि आपको वो पार्टनरशिप से LLP और प्राइवेट लिमिटेड की तरफ मूव कराना चाहते हैं। अच्छा सर, जो स्टार्टअप है बगैर किसी सुरक्षा को उनको इतनी सारी लोन दिया जाता है, उसमें से मैं देखता हूँ कि 100 में से 10 स्टार्टअप ही सक्सेस होते हैं, बाकी पैसा डूब जाता है। उसके लिए सरकार को कुछ कैटेगरी हो रहा है? उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ कदम उठाना चाहिए कि जो स्टार्टअप के प्रमोटर्स हैं उनको पर्सनल कैसे लायबल बनाया जाए, सो दैट कि वो पब्लिक के पैसे को अपने पैसे की तरह इन्वेस्ट करें। यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या क्या आ जाती है, लोग अपना पैसा ना मानकर ये मानते हैं पब्लिक का पैसा, और ये लोन की तरह लेके ग्रांट की तरह ले लेते हैं। तो वो हाँ, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम प्रमोटर्स को पर्सनली लायबल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, एक इसमें ये सुझाव आपका है जी। अच्छा सर, इस बार का जो बजट है, जो 12 लाख की छूट है और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उससे इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल, इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या आप देखेंगे पिछले साल में 2 गुने से ज़्यादा हो गई। अभी जैसे जैसे हम लिबरल इनकम टैक्स पॉलिसीज़ की तरफ चलते हैं तो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना शुरू करते हैं। एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन टैक्स कंसल्टेंट मैं भी देखता हूँ, पहले जो लोग फैमिली मेंबर में एक ही आदमी ITR फाइल करता था, अब उनके 5 भी करती हैं, उनके बच्चे भी करते हैं। जो छोटे छोटे काम करने वाले, रेडी पटरी वाले तक आजकल ITR फाइल करते हैं। तो अब लोगों के अंदर जागरूकता है, चीज़ें सिंप्लीफाई हुई हैं, अब लोग उस तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक सवाल आपका, जो RBI की गाइडलाइंस है बैंकों के लिए, उसमें कुछ और पारदर्शिता या थोड़ा और अच्छा होना चाहिए? जैसे आप देखें, यहाँ मुंबई में एक बैंक RBI ने डिक्लेयर कर दिया कोऑपरेटिव बैंक को कि भाई वो फंक्शन में नहीं रहेगा, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए। असल में अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आज की डेट में हमारे PSUs जो हैं
वो PSU बैंक बहुत अच्छी हालत में है। उनकी NPA रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, NPA अपग्रेडेशन बहुत अच्छे हुए हैं। अभी भी समस्या थोड़ी सी कहाँ पर आती है, जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है। बैंक ने गाइडलाइन बना दी, RBI ने गाइडलाइन बना दी, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। पहले क्या होता था, आपका हर बैंक ब्रांच को, हर PSU ब्रांच को CA से ऑडिट कराना होता था साल में एक बार, वो मैंडेटरी होता था। पहले उसे बोला कि एक सर्टेन लिमिट बनाई कि आप इतने रुपए से ऊपर तो सारी कराएंगे, उसके बाद आप 3 साल में एक बार कराएंगे। इस बार उन्होंने, RBI ने बोला है कि बैंक अपनी मर्जी से डिसाइड कर लें उन्हें किसे कराना है किसे नहीं। तो पब्लिक पैसे, जो पब्लिक का पैसा है जो बैंक ने आगे दिया हुआ है, आगे एडवांस दिया हुआ है, उस पैसे की रिकवरेबिलिटी कैसे इंश्योर हो, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस फील्ड में वो इन्वॉल्व करें, सो दैट वो कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से हो। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उनकी बात को सार्वजनिक पटल पे लाते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर, एक वक्त था सर कि RBI डिसाइड करती थी कि फला बैंक का ऑडिट कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। अब वो खत्म हो गया, बैंक को ये फ्रीडम दिया गया है अपने मन मुताबिक वो चॉइस करे। बिल्कुल, तो इसमें बदलाव होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसमें बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। ये उस तरह से है कि चोर अपने आप कोतवाल को लेकर अपने पास बैठे कि आप मेरे पर मुकदमा चला लो, तो संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अपने फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ काम करे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि RBI इसमें अपॉइंटमेंट करे। RBI अपॉइंटमेंट दे। अगर बैंक खुद अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट करेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में आ सकता है। 100%। तो ये बदलाव जो होने चाहिए। जी मुकुल जी, जो आपने कहा बजट बहुत अच्छा है और देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बनेगा। मोदी जी का एक सपना है विकसित राष्ट्र का, उसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, मोदी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका गति शक्ति मिशन आप देखेंगे तो ये जो विकसित राष्ट्र का सपना है ये 2 तरीके से पूर्ण हो सकता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके लिए गडकरी जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, हम सभी भारतीय अपने मन में संकल्प लें, अपना कार्य ईमानदारी से करें, तो चीज़ें कहीं ना कहीं सुधरेंगी। सबसे पहले हम सुधरेंगे तब जनता सुधरेगी, तब देश सुधरेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा। बस 1 मिनट और सर, आप GST इनकम टैक्स दोनों देखते हैं? जी भाई सर, GST इतने दिनों 17 से चालू है, ये अभी तक ट्रिब्यूनल नहीं बना, बहुत पैसा चलन में नहीं है, विवादों में है, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल बिल्कुल बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि जैसा सब लोगों की इच्छा है, तो कहीं ना कहीं इस साल जो हमारी जानकारी में बात है वो 2025 के अंदर उसकी तरफ विचार कर रहे हैं कि 2025 में उसे किसी तरह से इम्प्लीमेंट में लेके आ जाए। क्योंकि सर हाई कोर्ट में और भी, बिल्कुल, हाई कोर्ट्स के ऊपर वैसे ही बहुत प्रेशर है। वैसे आज मैं कोर्ट की कुछ चर्चा नहीं करूंगा सर। जी सर, बस लास्ट सवाल सर, जो हमारा GST का स्लैब रेट है सर, उस स्लैब रेट में हायर रेट पे कुछ परिवर्तन होना चाहिए 28% पे। देखिए, आप 28% अगर आप बात करेंगे, 28% होना तो ज़रूरी है। उसके अंदर हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम लग्जरी आइटम किसे मानते हैं। आज की डेट में टीवी, फ्रिज इस तरह की लग्जरी आइटम नहीं है, तो वो इवन गाड़ी भी सर 7-8 लाख की गाड़ी लग्जरी नहीं मानी, 7-8 लाख की गाड़ी भी लग्जरी नहीं मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को एक बार रिविजिट करना चाहिए कि आप लग्जरी किसे कहते हैं। आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं, उस पर भी अगर 28% और इस पर भी 28%, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो उस पर कुछ, उसमें आप सरकार को सोचना चाहिए। राइट सर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी का जो मेरा सवाल एक वक्त था, गाजियाबाद उद्योग नगरी था, बिल्कुल आपको पता होगा सर, अब नोएडा शिफ्ट हो गया। क्या गाजियाबाद को पुनः औद्योगिक नगरी का दर्जा मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। गाजियाबाद में बहुत पोटेंशियल है, बहुत यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया जो हम देखेंगे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उनके खत्म ही हो गए सर। हाँ, उनको कैसे रिवाइव करना है उसके लिए गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करके गवर्नमेंट लेके आई थी, इसी तरह से उन्हें गाजियाबाद के लिए भी कुछ ना कुछ नोटिफाई करना चाहिए। इस प्रोडक्ट के लिए गाजियाबाद जी बेस्ट है जी। और सर हिंडन एयरपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, बिल्कुल, नमो भारत भी आ गया। तो अगर इंडस्ट्रियल हब बनता है तो मतलब 1-2 बड़ी अगर इंटरनेशनल कंपनी आ जाती हैं तो उसका कहीं ना कहीं सब पूरी जनता को बेनिफिट मिलेगा।
राइट। मुकुल जी, मैं सभी से सवाल पूछता हूँ, युवाओं के लिए सवाल है। आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन है, ये कहीं पे भी एक दाग नहीं लगता, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो पढ़ेगा वही बनेगा। तो ये ड्रीम आपने कब सोचा, देखा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और आप उसको कामयाब हुए? किसका ड्रीम था सर? ये ड्रीम अगर मैं बात बड़ा करूँ इमोशनल सवाल है। ये ड्रीम की अगर मैं बात करूँ तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो एक हमारे पड़ोसी भी थे और सीनियर भी थे, उन्हीं से मेरे को गाइडेंस मिलती थी, ज़्यादातर मैं चीज़ें उन्हीं से सलाह करता था। तो उन्होंने ही मुझे ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आने के लिए कहा, प्रोत्साहित करा, और फिर परिवार का बड़ा सहयोग मिला, तो चीज़ें हुई। सबसे अच्छी चीज़ इस प्रोफेशन की क्या है, यहाँ पर ना धनबल चलता है, ना बाहुबल चलता है, ना रिजर्वेशन है। आपको अपनी मेरिट पे चीज़ें करने का मौका मिलता है। बाकी सब जगह कहीं ना कहीं ये मेरिट की जगह अदर फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे पेपर, एसएससी के पेपर इनके लीक होते हैं, मैंने आज तक नहीं सुना। तो इस प्रोफेशन में आने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही मिलता है जी। तो ये ड्रीम आपका पूरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। फिर किसी विषय पे मुकुल सिंह जी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार।